नमस्कार, जय हिंद साथियों। कहा जाता है कि कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, तू जिस जगह से जागा सवेरे उस जगह से बढ़कर सो। क्योंकि अगर आप जीवित हैं तो जीवित होने का प्रमाण यही है कि जहां से आपकी शुरुआत हुई है, जब आप रात्रि में विश्राम करें तो आप कुछ ना कुछ आगे बढ़े हों। क्योंकि स्थिर सड़ा हुआ पानी भी तालाब का गंध मानने लगता है। उसी प्रकार से हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारा आचरण अगर एक जगह स्थिर हो जाता है तो उससे भी गंध आने लगती है और ये गंध पूरे समाज के लिए हानिकारक होती है। आज हम आए हुए हैं दीपक मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस में और इसके संचालक हैं श्री दीपक नायक जी, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, आपको पहले बता देते हैं। लेकिन महोबा के क्षेत्र के अंदर इनका एक अलग ही नाम है। इनको एक बेस्ट टीचर के रूप में सब यहाँ जानते हैं, खासकर मैथ और फिजिक्स के मामले में, क्योंकि इनके जो पढ़ाने की टेक्निक है, पढ़ाने का जो तरीका है, ये बच्चों को बेहद पसंद आता है। इतना ही नहीं, अगर विगत वर्षों के आप परिणाम देखेंगे तो 100% तक यहाँ से गए हुए हैं, यानी 100 में 100 मार्क्स मैथ में और शायद 97 या 98 मार्क्स आपके फिजिक्स में भी रहे हैं बच्चों के। इस तरह का शानदार रिजल्ट। तो चलिए आज हम छोटा सा एक पॉडकास्ट लेकर आए हुए हैं आपके लिए और यहाँ हम बातचीत करेंगे, जानेंगे दीपक नायक जी से कि उनका अनुभव क्या रहा, उन्होंने क्यों इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को चुना और अपने जीवन का आधार बनाया। अपनी आजीविका के साथ साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो नित्य नए काम कर रहे हैं, उसके पीछे इनकी प्रेरणा क्या है। आखिर महोबा के क्षेत्र में इतने विख्यात कैसे हो गए इतने कम समय के अंदर, और आखिर और भी बहुत सारे पहलू हैं इनके जीवन के। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम दीपक नायक जी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस कोचिंग की स्थापना का ख्याल कैसे आया, और इसके पहले हमने जहां तक जाना है कि आप ट्यूटर भी थे, ट्यूशन भी दिया करते थे, तो आपकी जर्नी कैसे रही। चलिए आप संक्षिप्त में अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए अपना। जब मैं प्रारंभ में ग्रेजुएशन में था तब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और मैंने ये देखा है कि जब मैं पढ़ा करता था तो ज़्यादातर टीचर डराकर या इस प्रकार से पढ़ाया करते थे कि हम लोग ज़्यादा पूछने का कुछ टीचर से जैसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते थे, इतना डरते थे। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं भविष्य में एक ऐसा टीचर बनूं जिससे बच्चे डर कर नहीं, एज ए टीचर नहीं बल्कि एज ए फ्रेंड की तरह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकें, बिना डरे बिना झिझके, कुछ भी उन्हें समस्या हो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन कर सकें। तो आपने दीपक मैथ एंड फिजिक्स क्लासेस नाम से अपनी कोचिंग की स्थापना की। वो कौन सा वर्ष था जब आपने इस कोचिंग की स्थापना की, और उस समय परिस्थितियां क्या थी, बच्चे कितने थे आपके पास और कंपटीशन क्या था यहाँ पर कोचिंग का। मैंने जब शुरुआत की तो ये सन 2014 जुलाई 2014 3 जुलाई 2014 को मैंने पहली बार पढ़ाया था और कंपटीशन मैंने कभी किसी से अपना माना नहीं। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जो मैंने इस वर्ष पढ़ाया या इस वर्ष मेरा रिजल्ट रहा उससे बेहतर रिजल्ट भविष्य में हो सके। जब मैंने शुरुआत की थी तो केवल 2 बच्चों से शुरुआत की थी, केवल 2 स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ने आए थे। जो फर्स्ट डे मेरा था वो 2 बच्चे थे, उनके नाम मुझे आज भी, रिया उपाध्याय और प्रतीक्षा शर्मा नाम की 2 स्टूडेंट थी, वो आई थी सबसे पहले। और कहा जाता है कि जब भी शुरुआत होती है तो शुरुआत छोटी ही होती है, लेकिन उस शुरुआत आपकी कहां तक जाएगी ये तय करता है कि आप उस पर कितने डेडिकेटेड हैं। दृष्टि कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी 2 बच्चों के साथ ही शुरुआत की थी, लेकिन आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है। और जैसे भी कहा जाता है कि पहली मोहब्बत और पहला काम हमेशा याद रहता है। आपको 3 जुलाई की डेट भी याद है, जिस दिन से आपने पढ़ाना शुरू किया था। तो आखिर क्या चैलेंजेस थे उस समय, क्योंकि 2014 बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है हमको, 11 साल पीछे ही जाना है। तो क्या चैलेंजेस थे उस समय कोचिंग संस्थानों को लेकर। मुख्य चैलेंज यही था कि एक तो शुरुआत, ना कोई जान ना पहचान, कोई स्टूडेंट जानता नहीं था, कोई और टीचर सपोर्ट ज़्यादा करता नहीं था। केवल एक टीचर है जिसके बारे में मैं कहूँगा, पारासर इंग्लिश क्लासेस के संचालक श्री यादवेंद्र पारासर ने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट मतलब प्रयास किया कि हाँ वो मुझे जानते थे, तो उनके माध्यम से कुछ स्टूडेंटों के साथ मैंने फिर शुरुआत की और वही जो फर्स्ट बैच मैंने पढ़ाया था उसी में से एक टॉपर स्टूडेंट आ गई थी। तो उसके बाद से कुछ लोग जानने लगे और जैसे जैसे आगे बढ़ा, 1-2 वर्ष बीते, तीसरे वर्ष में मेरे यहाँ से 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टूडेंट भी आए और तब से मेरा नाम थोड़ा बहुत मतलब कुछ लोग जानने लगे। और मेरा प्रयास यही रहा कि हर साल दर साल अच्छे से पढ़ाऊँ और बच्चे और अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकें और अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से अपना नाम कर सकें। जब उनका नाम होगा तो कुछ मेरा नाम तो हो ही जाएगा। और इस तरह से 10 वर्ष लगे, लेकिन 10 वर्ष बाद, हालांकि 100 में 100 नंबर आना बड़ी बात होती है, 99 तो हर साल आ जाते हैं, 98 भी आ जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर 2024 रिजल्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए। तब से मुझे ये लगा कि अब मेरा पढ़ाना लगभग सफल हो रहा है और आगे ये प्रयास है कि जितने मार्क्स आए थे उससे अधिक, मतलब जैसे एक स्टूडेंट के 100 आए तो इस साल अब और ज़्यादा स्टूडेंटों के 100 मार्क्स आए। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण कहा। 2014 में आपने
इस संस्थान की स्थापना की थी। उसके बाद 2015-16 से ही रिजल्ट अच्छे दिखाई देने लगे और अगर विगत वर्षों को हम देखें तो लगातार अच्छे नंबर और अधिकांश अभ्यर्थी सफल होने इस बात का प्रमाण है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। और अभी आपने बीच में यादबेन पारासर जी यानी पारासर इंग्लिश क्लासेस के संचालक जी का नाम लिया है। उनके बारे में हम इसलिए भी कहना चाहेंगे क्योंकि 9 से लेकर 12 तक हमने भी उनके मार्गदर्शन में इंग्लिश का अध्ययन किया है, जो कि इंग्लिश काफी बेहतर स्थिति में है। इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन चलिए अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एक तंत्र काम करता है, क्योंकि कोचिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ ना आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, ना ये देखा जाता है कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है या फिर आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, पढ़ाने का ढंग क्या है। ये सारी चीजें तो बाद में ही विद्यार्थी देख पाते होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेने आता है तो बेसिकली एडमिशन का आधार क्या होता है? कि वो आपकी पॉपुलैरिटी देखता है कि आप फेमस हैं या नहीं, आपका नेम फेम देखता है, या आपके पढ़ाने का ढंग देखता है? मैं तो सभी स्टूडेंटों से यही कहता हूँ कि वो पढ़ाने का ढंग देखें, केवल पॉपुलैरिटी क्या है, नेम क्या है, किसका रिजल्ट कैसा रहा। केवल स्टूडेंट आए और एक दिन में उसको सही से समझ में हो सकता है नहीं आए, तो कम से कम 3 दिन में किसी भी स्टूडेंटों को समझ में आने लगता है। और मैंने ये देखा है ज़्यादातर जो स्टूडेंट आया है वो स्टूडेंट यहाँ संतुष्ट होकर ही गया है। उसने एक बार ज्वाइन किया तो फिर वो अपने आप संतुष्ट होकर कहीं और जाने की का प्रयास या सोच नहीं रखता। हाँ, बस वो स्टूडेंट पढ़ने वाला हो, पढ़ता हो, पढ़ने में होशियार ना हो तो वो होशियार बना दिया जाता है, लेकिन सिंसियर हो, अनुशासन में रहे और अच्छे से जो भी चीज़ें पूछना है वो पूछे। जैसा कि आपने कहा कि अनुशासन सबसे जरूरी है, लेकिन एक बात कही जाती है हमारे देश के संदर्भ में कि शिक्षक, चिकित्सक और वकील, इन 3 चीजों को लेकर, इन 3 लोगों को लेकर हमेशा एक दुविधा रहती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति सही इंसान के पास नहीं पहुंचा इलाज कराने तो हो सकता है कि उसकी बीमारी और अधिक बढ़ जाए। इसी प्रकार से शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, क्योंकि आपके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसी ज्ञान के बलबूते ही भविष्य की पीढ़ियां तैयार होती हैं। तो ऐसे में बच्चों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आखिर बच्चे किसी शिक्षक का चयन करें तो उस चयन में आपने जैसे कि अभी कहा भी है कि हम मुख्य रूप से ये कहते हैं कि पढ़ाने का मेथड देखिए, लेकिन उस एज में बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम पढ़ाने का मेथड कैसा है, या हो सकता है कि कभी शिक्षक वो चीजें पढ़ा देते हैं जिसमें उनको महारत हासिल है। तो ऐसे कैसे ये तय हो, या फिर बीच में छोड़ना भी अच्छी चीज नहीं होती है? मेरा कहना यही है कि स्टूडेंट कोई भी हो, उसे अपना सिलेबस देखना चाहिए। जो सिलेबस है उसका वही सिलेबस टीचर पढ़ा रहा है और जो पढ़ा रहा है उसको समझ आ रहा है या नहीं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपसे उर्दू में बात करूँ, चाइनीज़ में बात करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हर मैथ और फिजिक्स ऐसे विषय हैं जिनको पढ़ाने का तरीका एक अलग होता है। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ वो बात आपको मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, किस प्रकार से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, कहाँ से मेरा स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक पूरा जा रहा हूँ या नहीं, यही सब स्टूडेंट देखें तो उन्हें अपने आप समझ में आने लगता है। आपकी यात्रा वर्ष 2014 में शुरू हुई थी, आज हम 2024 पार करके 25 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज आपके पास बच्चों की क्राउड क्या है, और आप कौन कौन से बैच चला रहे हैं, और आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और साथ में आपके सहयोगी जो शिक्षक हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो कौन कौन हैं? मेरा केवल 9th-10th में मैं मैथ पढ़ाता हूँ और 11th-12th में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरे सहयोगी वैसे तो मैं कोचिंग में अकेले संचालित करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक सपोर्टर, जैसे मैं पहले नाम ले चुका हूँ कि मिस्टर यादवेंद्र पारासर, जो पारासर इंग्लिश क्लासेस के संचालक हैं, उनसे मेरा कुछ अटैचमेंट रहता है। जैसे मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि इंग्लिश की बेस्ट कोचिंग कौन सी है, तो मैं उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद वहीं पर अध्ययन किया है 4 साल 9, 10, 11, 12 में। और बच्चों की क्राउड क्या है? अभी आपके पास कितने एडमिशन है बच्चों के? मैं बच्चों की क्राउड पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। मेरा मानना ये है कि यदि एक बैच में संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर पढ़ाई सही से नहीं हो पाती, और मैं प्रयास करता हूँ कि वही बच्चे पढ़ें जो पढ़ने के इच्छुक हों। जो पढ़ने के इच्छुक ना हो वो ना पढ़ें। तो मैं एक बैच में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। और हम भी आपके एक बैच के प्रत्यक्षदर्शी थे जब हमने देखा था कि बच्चों की क्राउड ओवर क्राउडेड हो गई थी, लगभग 100 स्टूडेंट से ज्यादा आ गए थे एडमिशन लेने। तो उसको आपने 2 बैच में हाँ, शायद तो उस बांटा समय हुआ मैंने था। ये लास्ट ईयर का ही था, तो उस समय मैंने 2 बैच कर दिए थे, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ एक बैच में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए और उतने में ही पढ़ाई सही से हो पाती है। और पढ़ाने का आपका मेथड क्या रहता है बच्चों को? मतलब जैसे हमने पूछा था, अभी आपको अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे, बच्चों से बातचीत करके ये भी बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। लेकिन हमने पर्सनली उनसे बात की, वो कहते हैं कि सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो हमको बहुत पसंद आता है, इसलिए जो बच्चे 9th में एडमिशन लिए हैं वो 12th तक नहीं छोड़ कर जाते हैं आपको, यानी 4 सालों के लिए आप ही के पास रहते हैं। आगे भी वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप आगे पढ़ाते भी नहीं है। तो आखिर पढ़ाने का मेथड क्या है, कि आप किस चीज पर फोकस करते हैं बेसिकली? मेरा मुख्य फोकस यही रहता है कि जो सिलेबस है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि
एक मेथड, दूसरा मेथड, और बच्चों को क्या सही लगता है, क्या समझ में आता है, वो बच्चे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑनलाइन कल्चर का दौर चल रहा है, जहां बिग टेक कंपनियां, बिग टेक प्लेयर जो आज के फील्ड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहे हैं, लेकिन आपने अब तक अपना कोई ना ही चैनल बनाया है और ना ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। इसके पीछे कोई खास कारण है? कोई ख़ास कारण नहीं, मेरा मुख्य कारण यही है कि मैंने ऑफ़लाइन ही पढ़ा है। हाँ, कोरोना जब आया था तब उस समय मैंने लाइव क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाई थी, 1 साल पढ़ाता रहा हूँ। बट उसके बाद फिर से ऑफ़लाइन ही, मतलब समय नहीं रहता है, जो बैच हैं वो ऑफ़लाइन में ही निकल जाते हैं, तो फिर ऑनलाइन का समय नहीं रह पाता, तो इसलिए ऑनलाइन ही पढ़ाया कभी। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन चीजों को आप अपना विकल्प ना बनाएं। ऑनलाइन मजबूरी हो अगर आपकी, तब आप करें, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑफलाइन का मेथड होता है, ये वर्तमान से हमारी पुरातन पद्धतियों से, वैदिक काल से शिक्षा का माध्यम रहा है और आज भी हमको इसी पर काम करना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टाइम जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपको अनेक प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में आती जाती हैं और बच्चों को वैसे भी स्क्रीन से दूर ही रहनी चाहिए। और बच्चों में ये भी है कि आप ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब है कि बच्चों के पास मोबाइल और लैपटॉप वगैरह सब उपस्थित अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इनका सही से बच्चे कितने यूज कर पाते हैं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के बच्चे इतना ज़्यादा एज उनकी रहती नहीं है, समझ कम रहती है, तो उसका यूज वो पढ़ाई में कर रहे हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें हैं जो उनके मन को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है इस एज इस एज तक के लिए। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, ये हमारी भी चिंता का विषय है कि बच्चे ऑनलाइन चीज़ों में आएँ, लेकिन ऑनलाइन चीज़ों का या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ बेहतर तरीके से कैसे कर पाएँ, इसकी समझ ही उनमें नहीं होती है। यानी जिसको हम कहते हैं डिजिटल अवेयरनेस का अभाव। क्या आप पढ़ाने के साथ-साथ बच्चों में ये चीज़ भी डालने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इंटरनेट का उपयोग कैसे बेहतर तरीके से करें, अगर बिल्कुल, करना भी है तो? बिल्कुल मैं प्रयास करता हूँ, बच्चों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल है, यदि आप घर में रह रहे हैं, आपके पास पर्सनल मोबाइल नहीं है, तो आपको कोई यूज़ है ही नहीं, आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका घर में पापा, मम्मी किसी का फ़ोन होगा, उससे आप जो चीज़ें पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं आप। और अगर आप बाहर रह रहे हैं, आपके पास है मोबाइल या आपने ले लिया है, तो ठीक है, उसका यूज़ करें, लेकिन उतना ही यूज़ करें, उतने ही ढंग से करें। पढ़ाई हो सकता है ऑफ़लाइन ही करें, उसमें ज़्यादा आपको आपकी थिंकिंग भी मजबूत होगी, आपका माइंड भी एक फ्रेश माइंड रहेगा, और तरह-तरह की जो बीमारियाँ हो सकती हैं, आपको आँखों की समस्या हो सकती है, ब्रेन की समस्या हो सकती है, और भी तमाम चीज़ें हो जाती हैं, वो सब भी आपको इससे दूर रहेंगी। आज तक ऐसा कोई दौर नहीं रहा है जहां बोर्ड परीक्षा का भय न रहा हो और अगले ही महीने से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपने सिलेबस उम्मीद करते हैं अब तक कंप्लीट हो चुका होगा और शायद रिवाइज भी हो चुका होगा। तो इस बीच में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे या फिर आप क्या नए प्रयोग बच्चों के लिए करना चाहेंगे इस 1 महीने के समय में? मैं बच्चों को यही कहूँगा कि जो सिलेबस आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा, शायद किसी का रह गया हो, वैसे तो आप सबका कंप्लीट हो गया होगा। तो जिस प्रकार आप देखते हैं कि हम किसी से मिलते हैं, जिससे हम डेली मिलते रहते हैं, उसका नाम हमें अच्छे से याद हो जाता है, उसकी सब बातें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। हम 15 साल किसी से ना मिलें, 10 साल किसी से ना मिलें, तो उसका नाम धीरे-धीरे, जिसके हम संपर्क में नहीं रहते, वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। इसी प्रकार हमारा सिलेबस है। हमारी बुक्स जो हैं वो हमारी दोस्त हैं। अगर हम उन दोस्तों से रोज़ मिलते रहेंगे, तो वो सिलेबस हमें याद होता रहेगा। और अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे, उनको रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर उसको याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। और अब जितना समय बचा है, उस हिसाब से आपको किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया जाए, तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए 2 लाइन हम बोलना चाहेंगे, किताबों से मत कीजिए दूरी, ऐसी नहीं है आपके पास कोई मजबूरी। अगर आप किताबों से दूर हो जाएँगे तो किताब वो आत्मा है जो आपके अंदर प्राण संचालित करने का कार्य करती है। और ऐसी स्थिति में जब बोर्ड परीक्षाएँ माता-पिता, पूरा परिवार एक साथ देता है, याद रखिएगा, आप अकेले विद्यार्थी नहीं होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। आपके साथ माता-पिता, घर-परिवार, आस-पड़ोस सबको ये चिंता रहती है कि आपका जिस दिन रिज़ल्ट आता है, उस दिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखने की या फिर आपके अंदर आँसू देखने का। इसलिए तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और सर ने जो भी अब तक पढ़ाया हो आपको, बेहतर तरीके से रिवाइज़ कीजिए क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो सफलता मिल पाना मुश्किल होता है, ना आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो अगले वर्ष से या अगले सेशन से आप शुरू करने जा रहे हैं कक्षाएँ, वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं? और उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा? और साथ में लोकेशन क्या है आप जहाँ पढ़ाते हैं? अगला बैच जो कक्षा 12 का नया बैच है, 12th फिजिक्स का, वो 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग आएँ, जॉइन करें। सबसे पहले आप आएँ और जॉइन करें। एडमिशन का प्रोसेस यही है कि वियोगी मार्केट, श्रृंगार मार्ट के नीचे गली में ये संस्थान है, जहाँ पर आपको आना है। और एडमिशन का प्रोसेस यही है कि एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म के माध्यम से आप जॉइन कर सकते हैं। और 5 फरवरी से यह बैच प्रारंभ है क्लास 12th का, एंड 10 फरवरी से क्लास 10th का नया बैच प्रारंभ होगा।
और हमको जहाँ तक जानकारी है आप कुछ शिक्षण संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। शिक्षण संस्थानों में भी एक बहुत बड़ा क्राउड है जो सर से पढ़ता है, तो आप किन किन संस्थानों से बेसिकली जुड़े हुए हैं? अगर आप चाहें तो ये बता सकते हैं, हमारे जो बच्चे हैं अगर वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे तो वहाँ भी आपके साथ पहुँच जाएंगे। मैं एज ए गेस्ट टीचर दो स्कूलों में जाता हूँ, 2 शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। सही बात है, अपने प्रोफेशन में कुछ चीज़ों को प्राइवेट या प्राइवेसी के तौर पर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्योंकि बताने मैंने के लिए अगर दोनों के नाम लिए तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कौन से शिक्षण संस्थान में एडमिशन लिया जाए, इसलिए मैं फ़िलहाल अभी उसके नाम नहीं लूँगा। तो आप बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एग्ज़ाम सर पर हैं, आप उनको गुड लक देना चाहेंगे, उनको क्या मेथड बताना चाहेंगे या फिर आप उनकी किस प्रकार से हेल्प कर पाएँगे? मेरा कहना यही है कि अब आप अच्छे से अच्छा रिवाइज़ करने का प्रयास करें। रिवाइज़ इज़ द की ऑफ सक्सेस। और बाकी आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान में आ सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी मैं यही कहूँगा कि सिलेबस अपना कंप्लीट करें। पेपर के बारे में ये ना सोचें मेरे मार्क्स कितने आएँगे, कितने नहीं आएँगे, क्योंकि नंबर आपके ज्ञान का आधार नहीं होता है। आप केवल सिलेबस कंप्लीट करने पर का प्रयास करें और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर लिख पाएँ। बाकी रिज़ल्ट कैसा आता है वो रिज़ल्ट पर छोड़ दें। कुछ विद्यार्थी आज भी देखने में आता है जिस दिन रिजल्ट आता है अनेक प्रकार के गलत कदम उठा लेते हैं, और कोटा तो इसकी सुसाइड का हब बन चुका है। कोटा हो, प्रयागराज हो, पटना हो, दिल्ली हो, ऐसी घटनाएं आमतौर पर सब जगह से आती हैं। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में ऐसा है कि कोई बच्चा यदि 3rd डिवीजन पास होता है तो उसका भविष्य अंधकार में रहता है? ऐसा कुछ है? क्योंकि हमने तो देखा है 3rd डिवीजन वाला भी जिला कलेक्टर के पद पर बैठा हुआ है। मैं इसके लिए सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि मार्कशीट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है और आप किसी के जिगर के टुकड़े हैं। इसलिए रिज़ल्ट कैसा है इस बात को छोड़ दें। आप एक छोटा-सा रिज़ल्ट आपकी लाइफ़ को निर्धारित नहीं कर सकता। तो रिज़ल्ट जैसा भी आए, जो भी आए आप उसको स्वीकार करें और आगे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। 3rd डिवीज़न आती है, आप फेल भी हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक छोटी-सी बात है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी बच्चे पर रिजल्ट का तो प्रेशर होता है वो अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा सोसाइटी या फिर उनके पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है। आप गार्जियंस को क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे कि किस प्रकार का बर्ताव ना करें एग्जाम के दौरान या एग्जाम के बाद रिजल्ट आने पर? जाने-अनजाने में गार्जियंस क्या करते हैं कि बच्चों को डिप्राइज़ करते हैं। वो अनजाने में सही, वो बच्चों को समस्याएँ बताते हैं, ये कहते हैं आप इतने नहीं आए तो ये होगा, उसके नंबर इतने आए थे। तो गार्जियन से मैं यही कहना चाहूँगा कि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। बच्चे प्रयास करें, आप उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें। वो कितना पढ़ रहे हैं, उनको उसमें सहयोग करें और बाकी उन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाएँ। अच्छे से पढ़ें, रिज़ल्ट भी उनका जैसा आए तो उसको आप भी स्वीकार करें और बच्चे को भी उसके प्रति समझाएँ। कहा जाता है कि वक्त को बदलने में भी वक्त लगता है, करते रहो मेहनत, एक दिन वक्त जरूर बदलता है। और हम आपको ये अंतिम रूप में ये बताना चाहेंगे कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे दीपक नायक जी, जिनकी कोचिंग है ब्योगी मार्केट श्रृंगार मार्ट की गली में। और यहाँ पर एक लंबे समय से वर्ष 2014 जो आपको बताया है, ये कोचिंग की स्थापना ईयर है। हालांकि सर के पास जो पढ़ाने का अनुभव इससे भी 10 वर्ष पहले से है, यानी जिस समय ये 12th में पढ़ा करते थे उस समय से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। तो इतने लंबे अनुभव के साथ जब यहाँ सर पढ़ा रहे हैं, और खासकर मैथ और फिजिक्स, अगर इन 2 विषयों को लेकर आपको कोई भी समस्याएं हैं तो जरूर यहाँ कर एडमिशन लीजिए। और जो भी हमारी वार्ता हुई है इसको पूरा यूट्यूब पर भी डाला जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आपको इसके पॉइंट रूप में देखने को मिलेगी। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सर तक पहुंचा देंगे, सर भी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और आगे के जो वीडियो होते हैं बच्चों के साथ वार्ताएं वगैरह, ये सब भी हम आपको जल्दी से जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।